सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले सियासत के सबसे चर्चित यंत्र बुलडोजर की बात करेंगे, जिस पर यूपी में जबरदस्त जुबानी टक्कर हो गई है। आमने सामने थे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, लेकिन इसके बाद कैसे भेड़िया, डीएनए और टीपू सुल्तान जैसे कीवर्ड्स का प्रयोग हुआ, ये भी देखेंगे। फिर एक कुंजी कंगना रनौत की फिल्म पर, जिसकी रिलीज डेट पर फिलहाल इमरजेंसी ब्रेक लग गया है। पहले ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब तक सेंसर बोर्ड से इसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। पर फिल्म के अटकने की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर गौर करिएगा। इसके बाद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर वाली कुंजी, जहां आज उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने वाले आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी पर कैसे पुरानी पैकेजिंग वाला कटाक्ष किया है, यह भी देखिएगा। आज पीएम मोदी ब्रुनाई से सिंगापुर भी पहुंच गए हैं, जहां भारतवंशियों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। इस दौरान पीएम मोदी ढोल बजाते हुए नजर आए। एक महिला ने उन्हें राखी भी बांधी। इसका भी एक दिलचस्प वीडियो मौजूद है। फिर एक सियासी कुंजी हरियाणा में कांग्रेस के उस राजनीतिक दांव पर, जो उसने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के जरिए लगाने की तैयारी की है। आज दोनों पहलवान दिल्ली में राहुल गांधी से मिले हैं। कांग्रेस ने विनेश और बजरंग को क्या ऑफर दिया, इसका भी जवाब मिलेगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। एलजी को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। इस पर भी सत्ता का क्लेश शुरू हो गया है और महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में पूजा खेडकर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी होने की आशंका जताई है। पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 और 2023 के दौरान 2 दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए थे। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो कहीं चुनाव है क्या। लेकिन आज हमने यूपी की राजनीतिक कुंजी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा बदला कर दिया है। यूपी के लिए यह शेर है, सियासत में बुलडोजर पर बहुत तनाव है, जरा पता करो क्या यूपी में चुनाव है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर जोरदार क्लेश हुआ है। यह वही यूपी है जहां जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वैसे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बुलडोजर के बहाने माहौल और जमीन दोनों तैयार होने लगी हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर वाली टक्कर हो गई और इस जुबानी टक्कर में दोनों के बयानों से कई चिंगारियां निकली। उनके कीवर्ड्स क्या थे, पहले आपको ये बताते हैं। सत्ता के क्लेश का केंद्र बिंदु वैसे तो बुलडोजर था, लेकिन बात आगे बढ़ी तो यूपी की सियासत में भेड़िया भी आ गया और टीपू सुल्तान भी। फिर इस जंग में डीएनए का भी जिक्र हुआ और स्टीयरिंग का भी। इसीलिए आज हमने न्यूज मित्रों के लिए बुलडोजर कलेश वाली कुंजी तैयार की है। वैसे तो बुलडोजर न्याय वाला विषय सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर उसने 2 दिन पहले सख्त टिप्पणी भी की है, लेकिन आज इसी बुलडोजर पर यूपी में जंग छिड़ गई। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव के बयान से हुई और सीएम योगी ने उसका जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, वर्ष 2027 में हमारी सरकार बनेगी, तो योगी ने कहा अब टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। अखिलेश ने कहा अगर अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। तो सीएम योगी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। फिर अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। तो सीएम योगी ने बयान दिया बुलडोजर हर व्यक्ति के हाथ में फिट भी नहीं बैठता है। अखिलेश ने पूछा बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या यूपी सरकार उन लोगों से माफी मांगेगी जिनकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया, जबकि योगी ने कहा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले सवाल पूछ रहे हैं। आज इस जुबानी क्लेश में डीएनए का भी जिक्र हुआ। योगी ने कहा था समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई और अत्याचार है। अखिलेश ने पूछ लिया पहले डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। यानी आज यूपी में जुबानी बुलडोजर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं, जिससे आपको सियासत का तापमान कुछ महसूस होगा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है।
दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है। जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया इन लोगों ने। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। जब बयानों का दौर थमा तो अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सीएम योगी पर बुलडोजर वाला कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतने ही सफल हैं तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। यानी यूपी में बुलडोजर इस वक्त राजनीति का सबसे चर्चित यंत्र बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इसी बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर यानी सिर्फ 2 दिन पहले ही सख्त टिप्पणी की थी। बुलडोजर वाले न्याय पर सवाल उठाए थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में बुलडोजर गाथा सुनाई पड़ी, जो एक विरोधाभास की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आरोपी हो, संदिग्ध हो या दोषी ही क्यों ना हो, किसी की संपत्ति को तोड़ना गलत है। जबकि सीएम योगी ने आज कहा बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिकायतों को देखकर लगता है कि बुलडोजर एक्शन नियमों का उल्लंघन है, लेकिन आज योगी ने कहा बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ निश्चय वाला ही बुलडोजर चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि बुलडोजर पर पैन इंडिया गाइडलाइंस जारी करके, जबकि आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। आज इसी पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल भी उठाए हैं। वैसे बुलडोजर के अलावा आज यूपी की सियासत में उस भेड़िए की भी एंट्री हो गई जिसकी दहशत में इस वक्त बहराइच के कई गांव जी रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है, इसीलिए लोगों की जान जा रही है। जबकि योगी ने बयान दिया कि जिस तरह यूपी में आज भेड़ियों का आतंक है, 2017 के पहले भी यूपी में यही स्थिति थी, जब चाचा और भतीजे ने वसूली की होड़ मचा रखी थी। इसी तरह आज बुलडोजर से भेड़िया तक यूपी की सियासत के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स बन गए। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। जब से प्रदेश में योगी की सरकार आई है, चाहे उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, चाहे बुलडोजर का सहारा लिया, एक मिसाल बने हैं सारे देश में। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा योगी जी का और निवेदन करूंगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहना चाहिए, रफ्तार और बढ़ा लीजिए। अभी जो बुलडोजर के ऊपर न्यायपालिका का बुलडोजर चला है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? अपराध के लिए धाराएं बनी हुई हैं, धाराओं के अनुसार आपको काम करना है। ये लोकतंत्र है भाई, बुलडोजर तंत्र थोड़ी है कि आप सबके घरों पे बुलडोजर चलाते जाएंगे।
तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो किसी से छुपी नहीं है। कहीं अपहरण हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं लूट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था के उसी का ढिंढोरा पीटती है। बुलडोजर कहाँ चलता है ये अखिलेश जी को पता होना चाहिए। बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण पर, बुलडोजर चलता है जो हमारे ऐसे अपराधी हैं खूंखार, उनके अवैध निर्माण पर। बुलडोजर चलाने का काम कायर करते हैं। बुलडोजर क्योंकि प्रतीक है आपकी ध्वस्त कानून व्यवस्था का, आपकी न्यायपालिका पर ताला लगने का। वैसे आज जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया, पूर्व राज्यसभा सांसद और मुस्लिम स्कॉलर महमूद मदनी भी TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो N5 में आए थे। उनसे भी हमने बुलडोजर पर सवाल किया, क्या अब बुलडोजर राजनीतिक टूल बन गया है? सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया इस सवाल का। आजकल तो राजनीति में बुलडोजर एक मॉडल सा बनता जा रहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, बुलडोजर के खिलाफ हैं, आपकी इस पर राय? देखिए, किसी सभ्य समाज में इस तरह के रवैये की, और वो भी स्टेट को, किसी कीमत पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैटर सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बात कही है, और अब जल्दी ही उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ और भी आने वाला है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट पर और ज़्यादा यहाँ पब्लिक में कुछ बात करूं। सत्ता में अब बात करते हैं विवादों की उस सीरीज की जो एक फिल्म और एक वेब सीरीज को लेकर छिड़ी है। बॉक्स ऑफिस और OTT प्लेटफॉर्म पर कमाई वाला बम्पर कलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विवादों का बम्पर कलेक्शन जरूर हो रहा है। फिल्म का नाम है इमरजेंसी, जो अभिनेता से नेता बन चुकी कंगना रनौत की आने वाली फिल्म है। इसे अभी तक सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। रिलीज की तारीख 6 सितंबर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज तो नहीं हो पाएगी। आपको बताएंगे आज अदालत में इस फिल्म पर क्या हुआ। वहीं एक वेब सीरीज जिसे लेकर रोज विवादों की नई सीरीज रिलीज हो रही है, नाम है उसका IC-814 द कंधार हाईजैक स्टोरी। इस वेब सीरीज की कहानी को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हाईजैक विमान में क्या हुआ था, आतंकियों ने बंधकों के साथ कैसा बर्ताव किया था, इसे लेकर कई कहानियां हैं। लेकिन आज सत्ता में हम आपको कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मिलवाएंगे जो ये बताएंगे कि उन्होंने IC-814 विमान में क्या देखा था। लेकिन पहले बात करते हैं कंगना रनौत की फिल्म पर छिड़ी तारीख वाली कंट्रोवर्सी की। पिछले कुछ दिनों से कंगना की फिल्म इमरजेंसी अदालतों में है, क्योंकि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फिल्म पर सुनवाई हुई। फिल्म इमरजेंसी के मेकर्स सर्टिफिकेट न मिलने पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। मेकर्स ने कोर्ट से CBFC को फिल्म का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की, जिससे फिल्म तय तारीख यानी 6 सितंबर को रिलीज हो सके। इस पर अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आदेश दिया कि वो 18 सितंबर तक इमरजेंसी के सर्टिफिकेट पर फैसला ले। इसके बाद 19 सितंबर को कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले कल जबलपुर हाई कोर्ट में फिल्म इमरजेंसी पर सुनवाई हुई थी, जहां सिख संगठनों ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर आरोप लगाया है कि सिखों की गलत छवि को दिखाया गया है। कल जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना सेंसर सर्टिफिकेट 6 सितंबर को फिल्म रिलीज नहीं होगी। अब सिर्फ 30 सेकंड में आपको ये बताते हैं कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फिल्म इमरजेंसी पर क्या हुआ। जस्टिस BP कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने आज क्या कहा, उसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा वो CBFC को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ है, क्योंकि ये MP हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इतनी जल्दी इस मामले में आदेश पारित नहीं कर सकता। 18 सितंबर तक इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। कोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया कि फिल्म को लेकर जो भी आपत्ति हो उसे 13 सितंबर से पहले क्लियर किया जाए। CBFC को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि किसी फिल्म पर करोड़ों रुपए लगे होते हैं, आप सर्टिफिकेट संबंधी विषय पर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा, सिख कम्युनिटी ने सिर्फ ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को गलत पाया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ट्रेलर देख के वो कैसे ये अनुमान लगा सकते हैं?
आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स की तरफ से दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोक लिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि फिल्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे और फिल्म को उसी तरह रिलीज करेंगे जिस तरह CBFC ने इसे सील किया था। फिल्म इमरजेंसी पर जारी सियासी क्लेश वाली एक न्यूज रील आप भी देखिए। ये जो सच है ना, उसको ना एक पिक्चर ना एक प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर सकता है। और आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आपने पिक्चर बनाई, सरकार आपकी, सेंसर बोर्ड आपका, और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं पिक्चर ना रिलीज करिए। भाई सरकार से पूछे ना आपकी पिक्चर क्यों रोकी जा रही है। SGPC विरोध कर रही है। अब ये SGPC और उनके बीच की बात है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, इस पे मैं क्यों बोलूं। उल्टी सीधी इमरजेंसी एक फिल्म उन्होंने बनाई है जिसे सेंसर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी। वो बयान देती हैं तो भारतीय जनता पार्टी पाबंदी लगा देती है। फिल्म बनाई तो सेंसर बोर्ड उन पे पाबंदी लगा देता है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अदालतों के चक्कर लगा रही है तो IC 814 पर बनी वेब सीरीज के चारों तरफ विवादों का चक्कर है। IC 814 में आतंकवादियों के कोड नेम भोला और शंकर वाले विवाद के बाद अब बहस इस बात पर है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार कमजोर थी। और जैसा कि इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि हाईजैक प्लेन के अंदर आतंकवादियों का व्यवहार काफी अच्छा था। क्या सच में ऐसा था? TV9 भारतवर्ष ने इस मुद्दे पर डिटेल्ड रिसर्च की और हाईजैक प्लेन के अंदर मौजूद यात्री और केबिन क्रू के सदस्यों से बात की। इन दोनों विषयों पर हमने तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है। पहले मजबूत और कमजोर सरकार वाली राजनीति समझते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने आतंकी पकड़े थे और बीजेपी सरकार ने आतंकियों को रिहा किया। जबकि TMC की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने पूछा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ा, तो कौन कमजोर सरकार चला रहा था। TMC सांसद के आरोपों पर सूचना प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और पूर्व पत्रकार कंचन गुप्ता ने उन्हें याद दिलाया कि जिस अटल जी पर वो सॉफ्ट स्टेट चलाने का आरोप लगा रही हैं, उनका दल उस सरकार में शामिल था। ममता बनर्जी खुद रेल मंत्री थी और उन्होंने खुद कैबिनेट की बैठक में जोरदार तरीके से आतंकियों को छोड़ने की मांग की थी। कंचन गुप्ता उस समय PM दफ्तर में OSD थे। अब इस खबर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इस बात पर विवाद है कि फिल्म में विमान के अंदर आतंकवादियों का व्यवहार अच्छा था या बुरा। इस हाईजैक के मास्टरमाइंड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के रोल को क्या नजरअंदाज किया गया है? फिल्म में घटनाओं को जोड़ तोड़ कर क्या दिखाया गया है, या वेब सीरीज सच पर आधारित है? इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों के अलग अलग पक्ष हैं। इसीलिए हमने इस मामले में 3 लोगों से बात की, जिसमें 2 तो चश्मदीद हैं। इसमें पहला नाम है पूजा कटारिया का। ये IC 814 में यात्रा कर रही थी। दूसरे हैं अनिल शर्मा, जो IC 814 के चीफ केबिन क्रू थे। और तीसरे हैं उस समय जम्मू में DG रहे SP वैद। पूजा कटारिया का दावा है कि आतंकियों का व्यवहार ठीक था, वो आम लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे। जबकि चीफ केबिन क्रू रहे अनिल शर्मा का दावा है कि वेब सीरीज में तथ्यों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आतंकी क्रूर थे। उस समय DG रहे SP वैद का आरोप है कि इस वेब सीरीज में खुफिया एजेंसी ISI के रोल को बहुत हल्का कर दिखाया गया है। ये उनके नामों के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है। वो नाम वही थे उनके और वो इसी से या एक दूसरे से बात करते थे। वो उनके कोड नेम्स थे, भोला शंकर, जिनके लिए मेन कंट्रोवर्सी हो रही है। ये शंकर एंड ये भोला, ये इसी कोड वर्ड में आपस में बात करते हैं। हाँ जी, वो बोलते ही थे कि भोला को बुलाओ, शंकर को लेके जाओ पीछे, ऐसे ही बात करते थे। क्या ये बात सही है कि हाईजैकर्स ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आप लोगों पे प्रेशर डाला था?
प्रेशर नहीं कह सकते उसको, उसमें उन्होंने 2-3 बार, जो डॉक्टर था ये बहुत एजुकेटेड लग रहा था, इसने बहुत 2-3 बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, काफ़ी 1-1 घंटे की स्पीच दी कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए। इन्फ्लुएंस किया, और हो भी जाते इन्फ्लुएंस अगर टाइम ऐसा होता तो। आपको कुछ गिफ्ट भी दिया हाईजैकर्स ने, उसके बाद उसकी कहानी क्या है वो बताएं। एक्चुअली जो बर्गर था ये वाला, ये थोड़ा फ्रेंडली था, ये सबसे बातें कर लेता था, तो मैंने भी उससे ऐसे ही बोला कि कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उसने फिर वहीं पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया, और उसने फिर अपने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो मुझे गिफ्ट की। जहाँ आपको सच्चाई से वो जोड़ना था, कनेक्शन आपने जोड़ दिया, फुटेज दिखा दी, ये कर दिया, कैप्टन का नाम ज़रा सा बदला, बाकी सबका बदल दिया। तो ये सब हजम करना मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ऑल दैट। उनका जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हुए थे उनसे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब इन लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा फिक्शनलाइज करने की कोशिश करी। जो आईएसआई और पाकिस्तान का उसमें रोल था इस सारा कुछ करवाने में, उसको किस तरह प्रोमिनेंटली नहीं दिखाया, छुपाने की कोशिश, उसको वाश आउट करने की, उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। और जो हाईजैकर थे उनके असली नाम छुपाए गए। अफसोस की बात है कि आप दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। सत्ता की स्टीयरिंग को अब राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जिसमें चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली में भी काफी एक्शन है। सत्ता की राजनीतिक कुंजी में 3 खबरों ने काफी स्पेस लिया है, जिसमें पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का चुनावी भाषण है। इसमें वो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं। दूसरी खबर हरियाणा की चुनावी रणनीति की है, जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राहुल गांधी से मुलाकात काफी ट्रेंडिंग है। चुनाव लड़ने का ऑफर भी इसमें शामिल है। और तीसरी खबर दिल्ली में शक्तियों के ट्रांसफर की है। अब दिल्ली में बोर्ड और आयोगों में नियुक्ति दिल्ली सरकार नहीं बल्कि एलजी करेंगे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। 2 रैलियों की करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद ये किसी राष्ट्रीय नेता का पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम था। राहुल गांधी ने पहली रैली रामबन में की और दूसरी अनंतनाग में। पहली ही रैली में राहुल गांधी ने चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। अगर उनके भाषण के कीवर्ड देखें तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा और नफरत खत्म करने की बात कही गई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के एलजी पर भी हमला किया। जम्मू कश्मीर के एलजी को उन्होंने राजा कहकर संबोधित किया, जबकि पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस के खत्म होने की बात भी कही। पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। बीजेपी चाहे ना चाहे, बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे,
इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है, आप सब जानते हो। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस रामबन में आज पहली रैली की, वहां दोनों पार्टियों के बीच दोस्ती भी है, संघर्ष भी है। यानी दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ दोस्ताना संघर्ष वाली सीट पर राहुल गांधी के प्रचार के बाद फारूक अब्दुल्ला ने आज उनसे मिलने के बाद एक बात कही और दावा किया कि कांग्रेस से दोस्ती मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। मैंने पहली दफा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए। इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेटहुड आना है। लेकिन कहते हैं ये अलायंस की मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर चलना है। The name changes. Sometimes it is called UP Alliance. Sometimes it is called Gopkar Alliance. Sometimes it is called Congress NC Alliance. This time again, we had a single candidate, but the name is India Alliance. In other words, what happens is they choose a name. When the name doesn't sell in the market, they do a repackaging. आज मैं सिर्फ बात करूंगा। Beyond Dastar, beyond Yazab, beyond Yetu. जम्मू कश्मीर के नक्शे से थोड़ा नीचे हरियाणा पर आते हैं, जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम और गठबंधन को अंतिम रूप देने में लगी है। उससे पहले आज राहुल गांधी, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की एक साथ तस्वीर काफी ट्रेंड कर रही है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने उनसे मुलाकात की। बजरंग और विनेश के चुनाव लड़ने के कयासों के बीच ये मुलाकात काफी अहम कही जा सकती है। राहुल गांधी से मिलने के बाद बजरंग और विनेश कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। हालांकि दोनों के चुनाव लड़ने पर अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बजरंग पूनिया को कांग्रेस की तरफ से बहादुरगढ़ या भिवानी से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया गया है। ये दोनों ही सीटें जाट बाहुल सीटें हैं, जबकि बजरंग पूनिया ने झज्जर के बादली और सोनीपत से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के मजबूत चेहरे इस वक्त सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस बादली से सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स का टिकट नहीं काटना चाहती, क्योंकि वो हरियाणा के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। वहीं सोनीपत से मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ईडी केस में जेल में बंद हैं और कांग्रेस वहां से उनको या उनके परिवार से ही किसी को टिकट देना चाहती है। अभी बजरंग पूनिया की ओर से कहीं से भी चुनाव लड़ने का फाइनल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा की 3 विधानसभा सीटों में कहीं से भी चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। चरखी दादरी, बाटना और जुलाना। चरखी दादरी विनेश का गृह जिला है। बाटना विधानसभा के अंदर विनेश फोगाट का गांव बलाली है। वहां विनेश ने महावीर फोगाट परिवार के साथ कुश्ती सीखी है, जबकि जुलाना में उसकी ससुराल है। हालांकि विनेश फोगाट ने अभी किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर अपनी सहमति नहीं दी है और ना ही कोई संकेत दिए हैं। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। इसे लेकर मंगलवार को दोनों दलों के नेताओं में अहम बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक 2 राउंड की बैठक में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 9 विधानसभा सीटें आती हैं। इस आधार पर उसने 10 विधानसभा सीटों की मांग की है। राहुल गांधी के कहने पर आप और कांग्रेस में ये बातचीत शुरू हुई है। वैसे हरियाणा में सीटों के समझौते को लेकर आप और हरियाणा कांग्रेस में भले ही बातचीत की शुरुआत हो गई हो, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता इससे खुश नहीं हैं। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि आपसे जितनी दूरी हो, पार्टी के लिए उतना ही अच्छा है।
मिलकर इस भाजपा की अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंके। जिस सरकार ने हरियाणा को नशे में धकेल दिया, जिस सरकार ने बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दी, उस सरकार को भगाना, उस सरकार का विदाई करना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए जो भी रास्ते से गुजरना पड़ेगा हम उस रास्ते से गुजरेंगे। जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है वहां हम वो बात को ले जाएंगे। हमारा जो है कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, संवाद चलता रहेगा और जो है जो कुछ भी बीजेपी को हराने के लिए फील्ड पे हमको करना चाहिए साथ में मिलकर वो हम करेंगे। इट विल बी वेरी स्मॉल नंबर, सिंगल डिजिट। जनता जानती है और जिस प्रकार के उनके गठबंधन और गठबंधन के जो घटक दल हैं किस प्रकार के हैं, किस नेचर के हैं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। दिल्ली में, पंजाब में उनको देखा है और ये आने वाला विधानसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। वैसे ध्यान देने वाली बात है कि आप दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई है और पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, तो पंजाब कांग्रेस के नेताओं को थोड़ी असहजता तो हो सकती है क्योंकि पंजाब में हम आपके हैं कौन वाली नीति है, तो हरियाणा में हम साथ साथ हैं वाली राजनीति कैसे मुमकिन है। सत्ता में अब बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो 71 वर्ष के हैं। शायद ये उम्र उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इस वक्त रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। रूस की सेना बम, मिसाइल, टैंक, गोली से उलझी हुई है। इसी जंग के दौरान पुतिन सरकार का एक ऐसा आदेश वैज्ञानिकों को मिला है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है और हर किसी के मन में यही प्रश्न है कि क्या ये संभव है। पहले आपको पूरी खबर बताते हैं, उसके बाद पुतिन की उम्र वाली चिंता को कुछ आंकड़ों और तथ्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। पुतिन ने रूस में वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने की दवा बनाने का आदेश दिया है। फिर से सुनिए, एक ऐसी दवा बनाने का ऑर्डर दिया गया है जो बुढ़ापा रोक दे। एक रिपोर्ट के अनुसार पुतिन अपनी सरकार में बूढ़े हो रहे कई मंत्रियों की ढलती उम्र से चिंतित हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी वर्ष जून के महीने में वैज्ञानिकों को ये निर्देश दिए थे। इसके लिए टारगेट भी रखा गया है। दावे के अनुसार वर्ष 2030 तक 1,75,000 बूढ़ों को जवान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहानी सिर्फ आदेश तक नहीं है। पुतिन सरकार की ओर से आदेश वाली चिट्ठी मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसा पहला मौका है जब इतने कम नोटिस पर ऐसा आदेश मिला है। सवाल है कि आखिर पुतिन क्यों इतने चिंतित हैं? आखिर रूस में ऐसा क्या हो गया है कि उम्र को लेकर ऐसे अजीबोगरीब आदेश दिए जा रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 3 मुख्य कारण हैं। पहली वजह यह कि रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में युवा मारे गए हैं, जिसकी वजह से वहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, युवा कम है। दूसरी वजह यह कि रूस की सेना में ज्यादातर बुजुर्ग हैं और तीसरा कारण यह है कि रूस में नागरिकों की औसत आयु कम हो रही है। इसी वर्ष रूस की संघीय राज्य सांख्यिकी सेवा ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच रूस में औसत आयु घटकर लगभग 73 वर्ष हो गई है।